गुड मॉर्निंग पीपल, वी आर डिस्कसिंग अबाउट जो हम डेली के 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रीजन के, उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। मतलब सफ़र के बारे में क्वेश्चन है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी को फोकस करने के लिए ये एक सिस्टम बनाया गया है ताकि फोरकास्ट कर सके, रिसर्च किया जा सके और किस तरीके से हम रिसर्च करके पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्ट है। एनीवे, तो आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना क्या इसके रिगार्डिंग सही है। फर्स्ट में प्रोवाइड करते हैं वेदर इन्फॉर्मेशन ऑन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन। इज इट? आप अगर इसके नाम को देखें, एयर क्वालिटी में क्या ये सब चीज़ें इंक्लूड करते हैं हम। नंबर सेकंड, ये क्या इनिशिएटिव है मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का। ओके, जब हम एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम ये देख ले रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव उठाए हैं। जो रिसेंट है वो हम थोड़ा डिटेल में देख लेंगे, लेकिन जो पहले लिया जा चुका है, फॉर एग्जांपल 90s में, 200 में एंड 2010 तक, उनको सिर्फ एक बार नाम देख ले रहे हैं और कौन कौन से उसके पैरामीटर हैं वो भी। नंबर फर्स्ट है जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था। नंबर फर्स्ट इज़ अबाउट द नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, PCPCB ने बनाया था एंड इसको ही नाम दिया जाता है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। एंड इसमें बहुत सारे पैरामीटर थे, बट वी आर नॉट सो मच ऑफ कंसिस्टेंट बिकॉज इट इज़ वेरी ओल्ड सिस्टम। सेकेंड जो लॉन्च किया गया था नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी, ये थोड़ा 1994 में ये जो है स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले नोटिफाई इसको 1982 में किया गया था एनीवे। एंड इसमें 12 पॉल्यूटेंट जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पर्टिकुलर मैटर एंड PM 2.5, ओजोन, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक, निकल, बेंजीन, अमोनिया एंड बेंजोफायरिन। ये दो एक्स्ट्रा हैं, अमोनिया, बेंजोफायरिन, वो बेसिकली कहीं और नहीं मिलता है इसमें। देन है फिर हमने नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो अप्रैल 2015 में लॉन्च किया था। इसमें 14 सिटीज़ को इंक्लूड किया गया था एंड इसमें 8 पॉल्यूटेंट थे, PM10, 2.5, NO2, SO2, CO3 एंड यहाँ पे भी था, लेड भी था। देन है एयर पोल्यूशन इंडिया, बहुत बुरी हमारी कंट्री में हमारे पोल्यूशन की बहुत बुरी हालत है एंड ब्रिक्स कंट्री में सबसे लोवेस्ट है। एंड यमुना एंड गंगा बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड, इवन वर्ल्ड की 10 मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स में काउंट होती है। एंड कानपुर से ही इटसेल्फ 70% ऑफ द जो गंगा का वाटर क्वालिटी बिगड़ा हुआ है, सिर्फ कानपुर सिटी की वजह से बिगड़ा हुआ है क्योंकि वहाँ पे लेदर टैनिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। मेजर टू कंट्रोल मिटिगेट दिल्ली पोल्यूशन, तो जियोलॉजिकल सर्वे इंडिया के बारे में सिंपल दे रहे हैं। ये 1916 में इसको बनाया गया था एंड ताकि प्रमोट किया जा सके सर्वे एक्सप्लोरेशन को, लेकिन नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट के थ्रू इसको स्टेटूटरी स्टेटस दे दिया गया है। तो ये हमने जाना एयर क्वालिटी के बारे में। एनीवे, तो आपको इनमें से बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड इस वजह से देखा था कि आपको याद रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द हिस्ट्री बेसिकली बुद्धिज़्म के बारे में क्वेश्चन है। ओके, नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट बोल, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीको और रोमन, जो ग्रीस और रोमन को मिला के फीचर है मथुरा में पाए जाते हैं। एंड देन द गंधारा स्कूल। ओके, जो मथुरा वाला स्कूल है, क्या वो इन्फ्लुएंस द ग्रीको रोमन फीचर मथुरा वाला स्कूल रेदर देन द गंधारा स्कूल। नंबर सेकेंड, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट डिड नॉट डिपिक्ट सेकुलर थीम। इज इट? जो मथुरा वाला स्कूल है वो सेकुलर थीम नहीं डिपिक्ट करते हैं बुद्धा के। तो पता है कौन सा यहाँ पे सही है? अगर मैं बुद्धिज़्म की बात करूँ तो ये इसका जो जन्म है आज, एक मिनट, हाँ, 5th और 6th सेंचुरी BC में हुआ था एंड इसके जो फादर माने जाते हैं वो बुद्धा ही थे। एंड उन्होंने 3-8 फोल्ड भी दिया था किस तरीके से हम अपने आप को बचा सकते हैं, जैसे राइट कंडक्ट, राइट पाथ, राइट वॉइस, राइट सोच, परसेप्शन वगैरह, ठीक है। तो इसके कुछ 8 प्रिंसिपल थे और इसको 2 हिस्सों, इसकी 4 मीटिंग्स हुई है एंड लास्ट वाली में ये हीन तो चारों में बट गया था हमारा, जैसे हीनयान एंड महायाना। हीनयान बिलीव करता है, चलिए ये तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ओके आप खुद से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत दिन हो गए पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में पूछा गया है। गवर्नर जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। इसको आर्टिकल, एक मिनट, कि गवर्नर बनने के लिए सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, उम्र की बात करें 35 ईयर होना चाहिए, कन्वेंशन के हिसाब से आप उसी स्टेट के नहीं होने चाहिए। एंड 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 7th शेड्यूल को ऐड किया गया था जब 1956 में। तब जो गवर्नर है, 1-2 जैसे ज़्यादा स्टेट का एक गवर्नर हो सकता है, ठीक है। एंड इसकी ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर काम करता है। एंड गवर्नर की जो पोस्ट है बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड हमारे कैनेडियन मॉडल से। एंड गवर्नर के इलेक्शन नहीं होते हैं और मच मोर थिंग इज़ अबाउट कि डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर को मिली हुई है बेसिकली इन 5th and 6th शेड्यूल में, 5th and 6th शेड्यूल एंड अलोंग विद
जो अगर कभी भी गवर्नमेंट गिर जाती है एंड वहाँ पे कोई भी मेजोरिटी पार्टी नहीं है, तो गवर्नर के पास ये डिस्क्रिशनरी है कि वो किसी भी पार्टी को बुलाया जा सकता है एंड फ्लोर को भी वो कभी भी टेस्ट कर सकता है कि गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है या नहीं। ये भी उनकी डिस्क्रिशनरी पावर में ही इंक्लूड होती है। देन है, अगर कोई भी प्रेसिडेंट की बिल पसंद नहीं आ रहा है तो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके रख सकता है गवर्नर। सॉरी, मैंने प्रेसिडेंट ही बोला है, तो गवर्नर के पास ये पावर है कि अगर किसी स्टेट को लग रहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, किसी जो हमारे आर्टिकल का वो उल्लंघन कर रहे हैं, तो वो जो बिल है रिजर्व करके रखा जा सकता है एनीवे बाय द गवर्नर इटसेल्फ। नेक्स्ट ओके, जो हमारी स्टेटमेंट है तो उसके बारे में क्वेश्चन देख ले रहे हैं। एडॉप्शन अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज इट। जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की हम बात करते हैं तो वहाँ सबसे पहले गवर्नर की पोस्ट आती है। क्या ये जो है अपॉइंटमेंट करना, क्या ये डिस्क्रिशनरी है, क्या अपनी वजह से अपने बलबूते पे क्या वो इलेक्शन कमीशन को हटा सकते हैं या फिर अपॉइंट कर सकते हैं। नंबर सेकेंड, रिजर्व कर सकते हैं बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। क्या ये डिस्क्रिशनरी है? और डिस्क्रिशनरी ध्यान रखना, अपॉइंटमेंट ऑफ द सीएम, अगर कोई भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मेजोरिटी में ना हो तो आवेदन कौन सा यहाँ पे सही है। अगर आपने मेरी कुछ एक आधी बात ध्यान से सुनी हुई तो शायद आप इससे आंसर को सही कर सकते हैं। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द महात्मा गांधी टॉपिक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सीडीएम के बारे में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ। 1930s में ये की गई थी। इसका मेन था कि जो दांडी मार्च को कंटिन्यू रखना, सॉल्ट से, और यहीं पे ही गांधी जी ने 11th प्रपोजल रखे थे। आई थिंक उसको दिल्ली मैनिफेस्टो प्रपोजल कुछ ऐसा कहा जाता है। एंड इसी में ही जो हमारे साउथ इंडिया में बहुत सारी मूवमेंट चली थी, लाइक टेम्पल एंटर मूवमेंट, SNDP मूवमेंट, जो श्री नारायण डी से PI दोनों की डी से क्या है, धर्म पालना परिषद कुछ ऐसा है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी जो हमारी सरकार है, पैरेलल गवर्नमेंट ही इसी चलना स्टार्ट हो गई थी एंड 1946 में बिल्कुल पीक पे थी। और सबसे ज़्यादा बड़ी सरकार हमारी महाराष्ट्र में चली थी, दैट इज़ द बालिया करके कई जगह थी। एनीवे, लेट डिस्कस द CDM 1930s में बता ही दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। रिडक्शन ऑफ द मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड द सिविल सर्विसेज, जो 11 प्रिंसिपल दिए गए थे, 11 डिमांड रखी गई थी महात्मा गांधी ने, इनमें से बताना कौन कौन सा इसमें से पार्ट है। फर्स्ट है रिडक्शन ऑफ द मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड द सिविल सर्विसेज सैलरी, क्या ये उनकी डिमांड थी। नंबर सेकेंड, कॉम्यूटेशन ऑफ द डेथ सेंटेंस जो भगत सिंह को दी गई थी, इवन उनका यही बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म होता है। चेंजेस इन द आर्म्स एक्ट को चेंज करना एंड अबॉलिशन करना सॉल्ट टैक्स को, तो पता नहीं कौन सा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, लास्ट क्वेश्चन है एंड ओके, इनमें से बताना है आपको कौन सा डिजीज़ जो है वायरस से होता है। देखो, डिजीज़ किस किस चीज़ से हो सकते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। वायरस से हो सकते हैं, बैक्टीरिया से हो सकते हैं, फंगाई से हो सकते हैं एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ये कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करें, कोई भी डिजीज़ 2 डिजीज़ में डिवाइड की जाती है, नॉन कम्युनिकेबल में आपके कैंसर, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज एक्सेट्रा आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ कम्युनिकेबल डिजीज़ की, तो वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन एंड पैरासाइट कह सकते हैं, पैथोजन एंड पैरासाइट, तो और फंगाई। तो बेसिकली जो स्मॉल इन्वर्टिब्रेट एनिमल की किंगडम में आते हैं वही हमारे ये सबसे ज़्यादा डिजीज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर मैं बैक्टीरिया का एग्जांपल दें तो TB बहुत अच्छा एग्जांपल रहेगा। B2 की बात करें तो इबोला जैसे, और कोविड-19 भी एक जो है वायरस से होने वाला एक प्रॉब्लम है, एक डिजीज़ है, और को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कह सकते हैं। तो फंगाई है, फुट एंड नहीं वन मोर जो फंगाई से होती है, जैसे वीट रस्ट वगैरह हो गया। एंड पैरासाइट की बात करें तो मलेरिया हो गया एंड डेंगू ऑल्सो। एनीवे, तो बताइए कौन सा इनमें से सही है। अगर वायरस कोल्ड, जो कॉमन कोल्ड होता है, क्या वो वायरस से होता है, ये बोला, और ट्यूबरकुलोसिस। ओके, मैंने आपको बता दिया, कुछ हिंट तो दिया है, तो अगर आपको ध्यान से सुना होगा तो आप इस आंसर को सही कर सकते हैं। एनीवे, लेट डिस्कस द आंसर ऑफ टुडेज क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग रिसर्च किसके द्वारा इनिशिएटिव है, किसका इनिशिएटिव? तो मिनिस्ट्री एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का, ये तो इससे आई एम रियली सॉरी, सही पूछा है ना? ओके, करेक्ट पूछा। तो ये जो है किसका इनिशिएटिव, ये गलत है, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का नहीं है। ये सही बता रहे हैं कि फॉरेस्ट का वेदर का फोरकास्ट करने में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन को बताने में हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे सही है। सेकंड को देख ले रहे हैं, वाई सेकंड इज़ इनकरेक्ट बिकॉज द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का इनिशिएटिव है। नहीं, तो हम पूरा पढ़ ले रहे हैं। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च हैड बीन लॉन्च ऑन द ओकेजन ऑफ CWG इन 2010 में ये लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एलाबोरेट अरेंजमेंट किया था इनको फोरकास्ट करने के लिए, वेदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिल्ली एंड द वेदर इंफॉर्मेशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन वगैरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं। नाउ फॉर न्यू रियल टाइम वेदर इंफॉर्मेशन, वेदर नाउ कास्टिंग, इट प्रोवाइड 3 एडवांस फोरकास्ट दे देते हैं, जैसे लाइडार सैटेलाइट को यूज़
यूज़ भी किया जाता है। एंड न्यूमेरिकल वेदर फोरकास्ट मॉडल टू प्रोवाइड 24 आवर एडवांस फोरकास्ट, तो ये इसका बेनिफिट है। तो यहाँ पे जो आंसर है, आंसर सही है फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन था बुद्धिज़्म से रिलेटेड, तो आपको जानना तो कौन सा यहाँ पे सही है। ये से देखो, जब भी हम बात करते हैं कभी भी डिफ्यूज़न की कि कल्चर किस तरीके से डिफ्यूज़ होते हैं, तो मैं थोड़ा सा इंडिया का मैप बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, कुछ ऐसा ही है। मथुरा यहाँ पे है एंड ग्रीक और रोमन यहाँ पे है एंड यहाँ पे कहीं गांधार है। ओके, द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रेको जो रोमन है तो यहाँ पे ज़्यादा होगा क्योंकि डिफ्यूज़न यहाँ से इतना जल्दी होगा, मथुरा से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और मथुरा स्कूल जो है डिड नॉट आर्ट, ये गलत है क्योंकि ये वो भी सेकुलर थिंग जो बुद्धिज़्म की है वो रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये खुद से नहीं गुरुकुणा ऑर्थोडॉक्स स्कूल से बिलोंग करते हैं बुद्धिज़्म इटसेल्फ। सो तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही गलत हैं। तो देख ले रहे हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट इज बुद्धिस्ट टू ब्राह्मणिज्म टू समटाइम्स सेकुलर थीम। द बुद्धिस्ट इमेज इज मोल्डर्ड ऑन द लाइन्स ऑफ द यक्षा इमेज। तो बुद्धा की इमेज जो है, जो यक्षा इमेज थी जो कर्नाटक में बहुत ज़्यादा फेमस है, इवन केरला एंड कर्नाटक के बॉर्डर में, तो यक्षा इमेज इवन सही भी जगह पाए गए हैं यक्षा की मूर्ति। एनीवे मोस्ट एस गिवन टू इनर ब्यूटी एंड फेशियल इमोशन रेदर देन द बॉडीली जेस्चर। स्कल्पचर वर मेड ऑन द वाइट स्पॉटेड रेड स्टोन। They were not influenced by Greco-Roman technique to that extent. The statement first is not correct. They were depicted as more human and less spiritual. Buddha image has longer earlobes, thick lips, wider eyes, and prominent nose. Main feature of the Gandhara school of art. Theme is mainly Buddhist, depicting various stories of the life of the Buddhas. The Buddha's image has Hellenistic feature. Also, most as is given to bodily feature and external beauty also. Sculpture were made initially on the stone and the later on the stucco. Stucco एक पत्थर होते हैं, बहुत ग्रे इन कलर है. This school is influenced by the Greco-Roman technique to a great extent. One of the reason is definitely the geographical location of the school. Number second, art was the depiction of the human body in realistic manner with the great physical accuracy and elaborate ornamentation and a complex symbolism. Gandhara school was heavily influenced by the Greek methodology, and the figure that we are given to the spiritual, mainly in a grey and a great detail, was given to the exact. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो हम बताना चाह रहे थे। फिर था डिस्क्रिशनरी की बात की गई थी, अपॉइंटमेंट और नहीं, ये इनकी खुद के जो है डिस्क्रिप्शन नहीं है, रिजर्वेशन बिल करना, ये सी भी सही है। और अपॉइंटमेंट सी है अगर कोई भी सिंगल व लार्जेस्ट पार्टी मेजोरिटी में ना हो, तो ये पावर डिस्क्रिशनरी में चली जाती है गवर्नर की। एनीवे, आर्टिकल 16 क्लोज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पावर करता है गवर्नर को टू एक्ट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन एक्सरसाइजिंग ऑफ द पावर गवर्नर असम, असम के क्षेत्र में गवर्नर ऑफ असम के, तो उनके पास ये ज़्यादा पावर है। रिगार्डिंग पावर पैराग्राफ 9 ऑफ द शेड्यूल में बोला गया, एक्सरसाइज द फंक्शन द गवर्नर अपॉइंटमेंट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर फॉर यूनियन टेरिटरी, special responsibility assigned to the governor of a various state and the provision of Article 371, submitting a report to the President and Article 356 of failure of the Constitutional Machinery, reservation bill for the consideration of the President, appointment of the Chief Minister if no single largest party has secured majority in the state election। तो ये जो है सारी की सारी पावर जो है कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में चली जाती है प्रेसिडेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। CDM की बात कर रहे थे, जो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे सही है, चेंज इन द आर्म एक्ट एंड रिडक्शन इन द मिलिट्री। तो ये हमारी सारी के सारी मांगे की गई थी 11 जो प्रपोजल रखे गए थे महात्मा गांधी के द्वारा ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो गलत कौन कौन सा है? कॉम्पिटिशन ऑफ डेथ, यस, ये सबसे ज़्यादा उनका क्रिटिसिज्म इसी बात पे होता है, एंड अबॉलिशन ऑफ द साल्ट टैक्स है, तो ये तो गलत है ही है। तो इसके बारे में थोड़ा जी देख लेंगे। On January 1930, Gandhiji announced an 11-point ultimatum for Lord Irwin. If these demands were not met by the 11th March, he declared that he would not serve. ओके, हम बात कर रहे थे विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे कज करते हैं वायरसेस को, तो कॉमन कोल्ड एंड इबोला सही है। थर्ड गलत हो जाए तो फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट। वायरसेस आर मेड ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द प्रोटीन, एंड ये जो है इन्वेड करते हैं नॉर्मल सेल पे, एंड दोज सेल टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस द अदर viruses like themselves. This can kill, damage or change the cell and make us sick. Familiar causes वायरस कोज कर सकते हैं बहुत सारे इन्फेक्शन जैसे कॉमन कोल्ड, फ्लू एंड वार्ड्स, HIV, स्मॉल पॉक्स एंड इबोला। ट्यूबरकुलोसिस इज कॉल्ड द बैक्टीरिया, एंड तो ये आप देख सकते हैं एंटीबायोटिक डू नॉट वर्क फॉर द वायरल इन्फेक्शंस एंड दे आर द एंटीवायरल मेडिसिन टू ट्रीट द सम वायरल डिजीज। वैक्सीन कैन नॉट प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग वायरल डिजीज, बट ये नहीं है कि वो जो है ठीक कर सकते, क्योर नहीं करेगा, बट प्रिवेंट कर सकता है। तो इसी के साथ हम ये सेशन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।